जय हिंद दोस्तों, लाइब्रेरियन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आज, कल और परसों शिक्षा विभाग की बैठक हो रही है, तो आप लोग ये इस बात के लिए सुनिश्चित रहे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी, वो आज आए या कल आए, जब भी आए। क्योंकि अगर वैकेंसी विधानसभा में पास हो गई है, उसका बजट पास हो गया है, तो यह वैकेंसी आनी है। तो आप लोग बस अपना तैयारी निरंतर जारी रखें। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन को फोकस करके ही बनाया गया है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट मेरे यहाँ जुड़े, मेरे इस चैनल से, उन सबका रिजल्ट हो। इसके लिए चाहे जो बन पड़े हम अपने तरफ से करेंगे। आप लोग भी मेहनत करें, जहाँ भी कमी हो आप लोग बताएं, कमेंट करें, हम उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। और हर एक चीज़ को अच्छे से, काफ़ी बारीक से, बिना एक टॉपिक मिस किए पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और अपने रिजल्ट के लिए सुनिश्चित रहे। बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़े, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस में। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में, जो कि कोलकाता में स्थित है। इसका स्थापना का जो आधार था, अनुसूची 7वीं और अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना हुआ था। ये अनुच्छेद और अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुसूची 7वीं और अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना हुआ। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। इसके विकास के 3 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसके विकास के 3 चरण हैं। तीनों चरण को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए पहला चरण देखते हैं। प्रथम चरण कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि 1836 से 1902 तक चला। द्वितीय चरण 1836 से 1848 तक चला, और तृतीय चरण 1948 के बाद से अभी तक का है। तो 31 अगस्त 1835 को कोलकाता के नागरिक टाउन हॉल में एकत्रित हुए और उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की जाए। इसके प्रमुख पहलकर्ता थे जो जे.एस. स्टॉलकर थे, और इसमें अहम भूमिका निभाए थे देवेंद्रनाथ टैगोर और प्यारेचंद मित्रा ने। तो इसके प्रमुख पहलकर्ता थे पब्लिक लाइब्रेरी का, वो जे.एच. स्टॉलकर थे। लेकिन जब वो निर्णय हो गया तो उसके बाद उसके स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए वो द्वारिकानाथ टैगोर और प्यारेचंद मित्रा थे। ठीक है। 8 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 8 मार्च 1836 को। 8 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हो गई, और उसी दिन जनता के लिए खोल दिया गया। किसके लिए? जनता के लिए खोल दिया गया। तो जिस दिन कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई, उसी दिन उसे जनता के लिए खोल दिया गया। और स्थापना कब हुई? तो 8 मार्च 1836 को हुई थी। यह भारत का प्रथम मालिकाना आधार पर चलने वाला लाइब्रेरी था। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसा लाइब्रेरी था जो भारत का प्रथम मालिकाना आधार पर चलने वाला था, और इसका मालिक कोई भी 300 रुपया देकर बन सकता था। तो उस समय 300 रुपये बहुत ज्यादा होते थे। ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कि मात्र 300 रुपये, नहीं, उस समय के हिसाब से 300 बहुत ज्यादा थे। तो यह बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली वैसी लाइब्रेरी कौन थी जो मालिकाना आधार पर चलने वाली थी? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसके प्रथम मालिक द्वारकानाथ टैगोर बने। ये द्वारकानाथ टैगोर वही है जो इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाए थे। और प्रथम लाइब्रेरियन थे प्यारेचंद मित्रा। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने इसका दौरा किया, और 1902 में लॉर्ड कर्जन इसका संग्रह खरीदकर और इसको इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिए। तो 1899 में लॉर्ड कर्जन इस लाइब्रेरी का दौरा करते हैं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा करते हैं, और 1902 में इसका संग्रह को वो खरीद लेते हैं, क्योंकि 300 रुपये देकर इसका कोई भी मालिक बन सकता था। और इसे खरीदने के बाद इन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी में इसको मिला दिया। ये चरण शुरू होता है इंपीरियल लाइब्रेरी की, जो कि 1891 से
1947 तक चलता है। 1891 में कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर कोलकाता में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। तो 1891 में क्या किया गया कि जितने भी सचिवालय पुस्तकालय थे सबको मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना कर दिया गया। 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जब लॉर्ड कर्जन ने खरीदा तो उसको क्या किया, इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। 30 जनवरी 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी जनता के लिए खोली गई। तो इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोल दिया गया, तो 30 जनवरी 1903 में। तो 30 जनवरी 1903 को क्या किया गया, इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया। और यह कहां खोला गया, तो मेडकॉफ हॉल में। तो इंपीरियल लाइब्रेरी जनता के लिए 30 जनवरी 1903 को कहां खोला गया, तो मेडकॉफ हॉल में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि उस जगह का नाम क्या था, तो मेडकॉफ हॉल था। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। जिसके प्रथम लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन बने थे, जो कि 1902 से 1906 तक इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष रहे, लाइब्रेरियन रहे ये। और जॉन मैकफार्लेन जब इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने, उससे पहले ये ब्रिटिश म्यूजियम के सहायक लाइब्रेरियन थे। क्या थे, तो ब्रिटिश म्यूजियम के सहायक लाइब्रेरियन थे। प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन हरिनाथ डे बने 1907 से 1911 तक। तो ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट नहीं पूछा जाता है, पर आपको ये याद रखना होगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे, तो हरिनाथ डे थे। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय लाइब्रेरियन हरिनाथ डे थे और उसके प्रथम लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन थे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। 1926 में रिची कमेटी की स्थापना की गई, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1928 में दिया था। तो रिची कमेटी की स्थापना 1926 में की गई और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1928 में किया। रिची कमेटी की स्थापना इंपीरियल लाइब्रेरी के मामलों की जांच हेतु की गई थी। तो इन्होंने जो रिपोर्ट अपना 1928 में दिया, उसमें कहा कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी बनाने की सिफारिश की इन्होंने। तो इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी बनाने की सिफारिश किसने की, तो रिची कमेटी ने। इसने सुझाव दिया कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कोलकाता में ही रखा जाए। इसके राजस्व का भार प्रांतीय सरकार उठाए, मतलब लाइब्रेरी जहां पे स्थित है उसके प्रांत की सरकार इसकी वित्त व्यवस्था का देखरेख करे, इसके खर्च का भार उठाए। रिची कमेटी ने इंपीरियल लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी बनाने की सिफारिश की और उसी के बाद से इंपीरियल लाइब्रेरी डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहलाने लगा। जी हाँ, जुलाई मिस्टेक है, इधर टाइपिंग एरर। जुलाई 1935 में के.एम. असदुल्ला द्वारा प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास शुरू किया गया। तो जुलाई 1935 में के.एम. असदुल्ला द्वारा प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास शुरू किया गया था। तो पूछा जाता है कि प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग क्लास शुरुआत किसने किया, तो के.एम. असदुल्ला ने किया था। और कब, तो 1935 में, जुलाई 1935 में। मार्च 1936 में इंपीरियल लाइब्रेरी का नया भवन डॉक्टर एफ.पी. स्ट्रॉन्ग के घर पे खोला गया। तो मार्च 1936 में इंपीरियल लाइब्रेरी का एक नया भवन खोला गया, जो कि कहां खोला गया, तो डॉक्टर एफ.पी. स्ट्रॉन्ग के घर पे खोला गया। अब हम लोग तृतीय चरण को देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में जानेंगे। तो पहले कलकत्ता लाइब्रेरी की स्थापना हुई, फिर उसके बाद में उसे इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया और 1948 में इसे क्या किया गया, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि तृतीय चरण में यह आकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन जाता है। तो 1948 में क्या किया गया कि इंपीरियल लाइब्रेरी को चेंज ऑफ द नेम एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, तो चेंज ऑफ द नेम एक्ट के तहत इसका नाम बदलकर और क्या कर दिया गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1991 में मेडकॉफ हॉल से, मेडकॉफ हॉल में क्योंकि इंपीरियल लाइब्रेरी चलती थी पहले, तो 1951 में मेडकॉफ हॉल से इसको बिल्वेडियर एस्टेट में स्थानांतरित कर दिया गया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेडकॉफ हॉल से कब स्थानांतरित किया गया, तो 1951 में। और कहां पे स्थापित किया गया, तो बेल्वेडियर एस्टेट में किया गया, जिसके प्रथम राष्ट्रीय लाइब्रेरियन बी.एस. केशवन थे। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे, तो बी.एस. केशवन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं
क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम राष्ट्रीय लाइब्रेरियन थे, जो कि 31 मार्च 1948 से लेकर 1963 तक लाइब्रेरियन रहते हैं और पुनः यह 1970 से 71 में एक टर्म के लिए और आते हैं। 1 फरवरी 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद के गोल्डन जुबली पर, मौलाना अबुल कलाम के गोल्डन जुबली पर इसे पब्लिक लाइब्रेरी बना दिया गया। तो 1 फरवरी 1953 को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को पब्लिक लाइब्रेरी बना दिया गया। और किनके गोल्डन जुबली पर? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के। 22 जनवरी 2002 को गवर्नमेंट एक साइट लॉन्च करती है इसके लिए, जिसका नाम था www.india.org, पर अभी इसका नाम www.nationallibrary.government.in है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगठन और सेवाएं देखते हैं अब क्या क्या संगठन बनी, क्योंकि हमने तीनों चरण देख लिया विकास के। अब इससे संबंधित जो भी संगठन और सेवाएं थी उनको देखते हैं। जैसे इन लाइब्रेरी को नियंत्रित करने के लिए अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय इसके सारे देखरेख करती है, लेकिन पूर्व में इसका नाम MHRD था, बाद में इसे बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो अभी कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आएगा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का संचालन कौन करता है, तो शिक्षा मंत्रालय टिक करना है। पूर्व में इसका नाम क्या था? MHRD मंत्रालय। वही MHRD मंत्रालय ही पहले इसकी देखरेख, वित्त व्यवस्था, सब कुछ का ध्यान रखती थी। इसके प्रमुख पद हैं डायरेक्टर जनरल, और उनके लिए 2 सहायक पद हैं, एक डिप्टी लाइब्रेरियन और दूसरा असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसकी मुख्य सेवा जो है इंटर लाइब्रेरियन लोन देना, मतलब यह इंटर लाइब्रेरियन लोन भी देती थी। जैसे भारतीय पुस्तकालय को 21 दिन हेतु, नेशनल लाइब्रेरी भारतीय पुस्तकालय को 21 दिन हेतु 4 पुस्तकें देती थी, और जबकि विदेशी पुस्तकालय को 2 माह हेतु 4 पुस्तकें देते थे। क्योंकि अगर कोई विदेशी पुस्तकालय यहां से पुस्तक ले जाते हैं तो उनको ले जाने लाने में भी समय लगेंगे, इसलिए उनको समय 2 महीने का दिया जाता था। रीडिंग रूम केवल 18 वर्ष की आयु के लिए होती थी, जिसकी सदस्यता बिल्कुल निःशुल्क थी। तो रीडिंग रूम किसके लिए होते थे? तो 18 प्लस के व्यक्ति के लिए, और जिसकी सदस्यता क्या थी? तो निःशुल्क होती थी। बच्चों की सेवा, जो बच्चे थे वो अगर लाइब्रेरी में आते हैं तो उनके लिए अलग विभाग पे जाने के लिए कोई औपचारिक सदस्यता नहीं चाहिए था। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस सेवा भी उपलब्ध था। 1951 से बिब्लियोग्राफी डिवीजन की स्थापना हुई। IMB का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो IMB का प्रकाशन नेशनल लाइब्रेरी द्वारा ही किया जाता था। यूनेस्को को ट्रांसलेशन इंडेक्स हेतु सूची भेजा जाता था। जैसे नेशनल लाइब्रेरी से यूनेस्को को उसके ट्रांसलेशन हेतु क्या भेजा जाता था? सूची भेजा जाता था, सूची भेजा जाता था। रिप्रोग्राफी सेवा, रिप्रोग्राफी सेवा ऐसी सेवा होती थी जो पंजीकृत पाठकों को निःशुल्क दिया जाता था।